फायर अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा टॉपिक है जो जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के एग्ज़ाम्स में आते हैं। एमरजेंसी प्रोविजंस होते क्या हैं? एमरजेंसी प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस वजह से, किस रैशनल से डाले गए थे? एमरजेंसी प्रोविजंस करते क्या है? एमरजेंसी प्रोविजंस को कौन इम्पोज करता है? उनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं? उनके कॉजेस क्या क्या हैं? ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमरजेंसी प्रोविजंस। फ्रेंड्स, एमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 18 में पाए जाते हैं। पार्ट नंबर 18 में, और जो आर्टिकल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं वो है आर्टिकल 352 से लेके 360। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा हमें एमरजेंसी प्रोविजंस का एक आर्टिकल इसके बाहर भी जाके मिलता है जिसका नाम है आर्टिकल 365। अब ये जो 365 है आपका आर्टिकल, आप सोचेंगे कि ये कौन सा आर्टिकल है कि जो इसके अलावा भी हमें बाहर देखने को मिलता है। वो आर्टिकल आपका प्रेसिडेंट रूल से रिलेट करता है। प्रेसिडेंट रूल से रिलेट करने का मतलब ये है कि वो आपकी स्टेट इमरजेंसी या एक ये जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, उसको डिनोट करता है। वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम प्रेसिडेंट रूल में जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली 352 से लेकर 360 तक एमरजेंसी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, और आर्टिकल 365 जो है वो आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल को डिनोट करता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आगे देखते हैं कि एमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एमरजेंसी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और उनके डालने के पीछे, एमरजेंसी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने के पीछे का रीज़न या रैशनल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या रहा होगा। सबसे पहली बात आ रही है इसमें कि नीड ऑफ सच प्रोविजंस, कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे सख्त प्रोविजंस क्यों डालने पड़े। सबसे पहला उसका रीज़न ये है कि to meet any abnormal situation effectively, to meet any abnormal situation effectively। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी abnormal situation किसी भी प्रकार की जो भी रही हो उसको हम आसानी से मीट कर सकें, उसका हम आसानी से सोल्यूशन निकाल सकें, और जिस वजह से हमारे देश को कोई भी नुकसान होने से या कोई थ्रेट होने से बचाया जा सके। ऐसी किसी भी सिचुएशन को मीट करने के लिए हमें एमरजेंसी प्रोविजंस डालने पड़े। अब नेक्स्ट है कि दूसरा रीज़न इसका, टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी होती है हमारे पास। सॉवरेनिटी का जो मीनिंग होता है पोल साइंस में या पॉलिटी में, वो हमारा होता है डिसीजन मेकिंग, हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग, कि हम अपने फैसले खुद मुख्तियारी से ले सकें और हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार का भी बंदिश नहीं है जिससे हमारे फैसले किसी भी प्रकार से इफेक्ट हों। सॉवरेनिटी अपने देश की बचाने के लिए हमें
ये प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने पड़े थे। और दूसरा रीज़न ये है यूनिटी का। यूनिटी इन द सेंस, जैसे आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 1 में कह रहा है क्या, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो मतलब कि ये कि हमारे इंडिया को एज ए यूनियन बनाए रखने के लिए हमें ये इमरजेंसी प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने पड़े थे। और तीसरा रीज़न जो आता है हमारे पास बन के, वो ये है कि इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी ये होती है कि जो हमारा देश एक पूर्ण रूप से यूनियन ऑफ स्टेट्स में बटा हुआ है, एक यूनियन है लेकिन स्टेट्स के रूप में बटा हुआ है, किसी भी एक पार्ट को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेट मतलब आप उससे बिछोड़ा नहीं कर सकते, आप उससे काट नहीं सकते। वो इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए हमें ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डालने पड़े। और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि हमारे देश को किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट से बचाने के लिए हमें ऐसे प्रोविजंस डालने पड़े थे। अब थर्ड इसमें आता है टू सेव डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? जैसे कि आपको पता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। अब कल को ये ना हो जाए कि कोई भी अंदर से उठ के हमारी डेमोक्रेसी को हर्ट करने के लिए या डेमोक्रेसी के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। ऐसे सिनेरियो में हमें क्या चाहिए कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हमें जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो डालने की जरूरत आन पड़ी थी। अब इस लाइन में एक और चीज कह रहा है ये कि एंड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ का मतलब क्या है कि ये देखिए, अगर कोई भी ताकत इंटरनल या एक्सटर्नल हमारे देश के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अगर डेमोक्रेसी से चेंज करने, ऑटोक्रेसी में ले जाना चाहे, या जिसको कहते हैं एक और मोबोक्रेसी में लेना चाहे, या एक और चीज़ इसमें आती है कि या डिक्टेटरशिप में ले जाना चाहे, ऐसे सिनेरियो को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रावधान किया हुआ है। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन खुद इंटैक्ट रहेगा तब तक वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को भी इंटैक्ट रखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट है, हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगा। और इस लाइन का जो मतलब है कि एंड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी प्रोविजंस को, जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए हम सब रखते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस एज ए सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। जैसे ही कोई भी थ्रेट एक्सटर्नल, इंटरनल, किसी भी टाइप का कोई भी थ्रेट कॉन्स्टिट्यूशन के सामने फेस होता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस पे बैठे हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, या कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चल के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दे रखे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस किसी बाहर से हमने नहीं उठाए हैं, या किसी लॉ को नहीं बनाना है हमने उसके लिए स्पेशल। हमने क्या किया हुआ है कि हमने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हमारे पहले प्रोविजन मौजूद हैं इमरजेंसी के फॉर्म में, आर्टिकल्स 352 से लेके 360 तक, उनका यूज़ हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए, और इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बिल्कुल इंटैक्ट रखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास इमरजेंसी के आर्टिकल्स में इमरजेंसीज मेंशन हैं, वो सबसे पहले इमरजेंसी मेंशन है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी। हम इनको 3 टाइप से भी डिनोट करते हैं कि ये 3 टाइप की इमरजेंसी कौन सी हैं। पहली टाइप की इमरजेंसी है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी क्या है? नेशनल इमरजेंसी हमारे पास वो इमरजेंसी है जो कि वार के, एक्सटर्नल एग्रेशन के या कोई आर्म्ड रिबेलियन के केस में लगेगी, इम्पोज होगी। नेशनल इमरजेंसी को डिटेल में समझेंगे हम आगे तक के। सेकेंड टाइप की इमरजेंसी हमारे पास है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और प्रेसिडेंट रूल हमेशा एक स्टेट में इम्पोज किया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल स्टेट में इम्पोज किया जाएगा, इसीलिए उसको एक स्टेट इमरजेंसी के वर्ड से भी डिनोट किया जाता है। इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल है हमारे पास 356। और एक एडिशन यहाँ पे करनी चाहिए हमें कि 356 इसका आर्टिकल है, लेकिन एक आर्टिकल और है जो इसी इमरजेंसी को डिनोट करता है और इसी इमरजेंसी को इम्पोज करने की एक, जिसको कहते हैं, ऑर्डर प्रदान करता है प्रेसिडेंट को। अब थर्ड टाइप की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सी इमरजेंसी होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी मेरे फ्रेंड्स वो इमरजेंसी होती है जहां पे एक ऐसा सिचुएशन या एक ऐसा सिनेरियो तैयार हो जाए जहां पे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम बैंकरप्ट हो रहे हैं या हमारे पास उधारी या हम इतने डेब्ट के नीचे आ चुके हैं कि हम एज ए नेशन कोलैप्स करने वाले हैं। तो ऐसे सिनेरियो को रोकने के लिए, ऐसे सिनेरियो को मिटिगेट करने के लिए, ऐसे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन है। सबसे कॉमन चीज जो तीनों में है वो क्या है? इन तीनों इमरजेंसीज को कौन करता है इम्पोज? वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो है आपके प्रेसिडेंट की। कोई भी गवर्नर, कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या प्राइम मिनिस्टर है, वो बिल्कुल भी किसी भी टाइप की इमरजेंसी को इम्पोज या रिवोकेट नहीं कर सकते। ये चीज़ नोट करने वाली है। अब हम आते हैं नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। नेशनल इमरजेंसी को हम पूरी थारो तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि नेशनल इमरजेंसी होती क्या है और किन किन सिनेरियोज में ये इम्पोज की गई है और कब कब इम्पोज की गई है और इसको लगाने का तरीका क्या है और इसको हटाने का तरीका क्या है। आइए अब हम नेशनल इमरजेंसी के ऊपर जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी का हमारे पास। ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इसके आगे मैंने एक वर्ड लिख रखा है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और इसका आगे मैंने हिंदी में अनुवाद किया हुआ है घोषणा। घोषणा क्या होती है? घोषणा होती है एक डिक्लेरेशन करना, एक प्रोक्लेमेशन करना।
अब घोषणा और प्रोक्लेमेशन में बिल्कुल सेम मीनिंग की चीज़ क्या है? सेम मीनिंग इनका ये है कि जब जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था तो गांव मोहल्लों में जाके ढिंडोरा पिटवाते थे। कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी, ढिंडोरा पिटवाया जाता था। घोड़ों पे चढ़ के लोग जाते थे, ढिंडोरा पिटवाते थे। तो घोषणा करवाई जाती थी, जो भी राजा की ऑर्डर्स होते थे या उनके कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती थी तो घोषणा की जाती थी। सेम कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का है। इमरजेंसी का कोई ऑर्डर नहीं आता, इमरजेंसी का कोई एक न्यूज़ नहीं है। इमरजेंसी की क्या है? इमरजेंसी की हमारे पास घोषणा है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की। प्रोक्लेमेशन आपको समझ आ गई होगी कि प्रोक्लेमेशन चीज़ क्या है। प्रोक्लेमेशन कुछ नहीं है, जैसे युद्ध घोष हुआ करता था, जैसे एक घोषणा हुआ करती थी, वैसे ही प्रोक्लेमेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए ऐड किया गया है। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो इम्पोज या लगाई किस वजह से जाती है। सबसे पहले हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई जाती है एक वार के दौरान। वार क्या होता है आपको सबको पता है। वार हमारा होता है युद्ध। जो युद्ध के दौरान लगाई जाती है वो हमारी नेशनल इमरजेंसी कहलाते हैं या कहते हैं उसको कहते हैं इम्पोज ड्यू टू वार। और सेकंड टाइप हम इसको क्यों इम्पोज करते हैं, वो वजह है हमारे पास एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन मीन्स कि कोई भी एक्सटर्नल जो नेशन है या एक्सटर्नल कोई भी थ्रेट है वो हम पे इम्पोज किया जा रहा है। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब यही है कि कोई हमारे देश पे चढ़ावा कर दे। चढ़ावा इन द सेंस कि अपनी सेना लेके या अपनी आर्मी लेके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे बॉर्डर्स पे या हमारे किसी भी टेरिटरी पे आके खड़ा हो जाए और हमें एक्सटर्नल एग्रेशन मीन्स कि हमें दबाव बनाया जा रहा हो युद्ध के लिए, तो भी हम नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। आर्म्ड रिबेलियन। अब आर्म्ड रिबेलियन क्या चीज़ है? आर्म्ड रिबेलियन को समझना चाहिए। आर्म्ड रिबेलियन मीन्स विद्रोह हो जाना। विद्रोह हो जाना किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। स्टेट कौन सी होती है? हमारी इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के खिलाफ अगर कोई भी ग्रुप या सेक्शन ऑफ पीपल हथियार उठा लें तो वो आर्म्ड रिबेलियन कहलाएगा। आर्म्ड रिबेलियन इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है कि आपको पता है कैसे जो एक वीक डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पे तख्ता पलट करने के लिए लोग हथियार उठाते हैं और डिक्टेटर बन के बैठ जाते हैं। ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए पावर को डेमोक्रेटिक वे से टू अनदर पर्सन डेमोक्रेटिक वे में एक जिसको कहते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को बचाए रखने के लिए हमें नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ सकती है आर्म्ड रिबेलियन के केस में। आगे मैंने लिखा हुआ है कि आर्म्ड रिबेलियन के आगे एक मैंने ब्रैकेट डाली है, उसमें मैंने लिखा है इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों लिखा है? क्योंकि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड था, वजह थी थर्ड टाइप की इमरजेंसी इम्पोज करने की, वो लिखा जाता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस से क्या हुआ? इंटरनल डिस्टर्बेंस से एक बहुत ही वाइडर कनेक्शन मतलब कि उसका मीनिंग कोई कुछ भी निकाल सकता है। अगर दंगे हो रहे हैं तो डिस्टर्बेंस है। हमारे देश में अगर दंगे हो रहे हैं तो फिर कोई हर जगह एक जिसको कहते हैं इमरजेंसी इम्पोज
की जा सकती है, लेकिन नहीं, इसी वैगनेस को, वैगनेस होती है एक पूरा क्लियर मीनिंग जिसका ना हो, उस क्लियर मीनिंग को डिनोट करने के लिए हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस के वर्ड को आर्म्ड रिबेलियन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। कब किया हमने? 44th अमेंडमेंट 1978 को। 44th अमेंडमेंट 1978 में हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये चीज़ नोट करने वाली है। अब हम आगे चलते हैं कि जो इमरजेंसी है वो कब और कहाँ लगाई जा सकती है। अब कब और कहाँ, इमरजेंसी के कंसेप्ट में सबको यही आज तक लगता रहा है, जिन्होंने अच्छी तरह इस कंसेप्ट को पढ़ा नहीं है, कि इमरजेंसी मीन्स ऑल इंडिया। ये बिल्कुल चीज़ नहीं है। जो नेशनल इमरजेंसी है हमारी, वो ऑल इंडिया भी लगाई जा सकती है, वो इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी लगाई जा सकती है। ये चीज़ डिफरेंशिएशन करने वाली है। अब हम कहते हैं हाउ, कैसे लगाएंगे हम इमरजेंसी इंडिया के अंदर। फिर कहते हैं कि ओनली प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इन नेशनल इमरजेंसी when security of India or a part of it is threatened by war, external aggression or armed rebellion। इसमें आपने देखा कि साफ साफ लिख रहे हैं कि जो इमरजेंसी लगेगी वो कौन लगाएगा? ओनली प्रेसिडेंट, कोई और आदमी नहीं लगा सकता, ओनली प्रेसिडेंट। और he can declare even before such occurrence। अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक वॉर हो नहीं रही, एक्सटर्नल अग्रेशन जो है वो अभी शो नहीं हो रहा, आर्म्ड रिबेलियन अभी शुरू नहीं हुई, तो ऐसे सिनेरियो से पहले भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। वो क्यों की जा सकती है? कि अगर कोई इमिनेंट डेंजर है। इमिनेंट डेंजर क्या होता है? कि अगर लगता है उनको, अगर वो सेटिस्फाई है कि ऐसी चीज़ होने वाली है और हो जाएगी, उसके पहले ही हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत पॉइंट नोट करने वाला है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी के केसेस में। एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी क्या क्या चीज़ है। अब एक्सटर्नल इमरजेंसी आपके सामने दिख रही है कि क्या चीज़ है ये। एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है हमारे पास वो टाइप की इमरजेंसी जो कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इन दोनों को देखते हुए लगाई जाए, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और इंटरनल इमरजेंसी क्या होगी? इंटरनल इमरजेंसी हमारे पास हो गई ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन मतलब, आर्म्ड रिबेलियन आपको मैंने पहले बताया कि एक ऐसा ग्रुप इंडिया के अंदर जो हथियार उठा दे स्टेट के खिलाफ। ऐसे सिनेरियो में हमें जो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी, और वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में हम बोलेंगे इमरजेंसी इम्पोज की हुई को एक्सटर्नल इमरजेंसी। ये दोनों चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं कि कहाँ लग सकती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इमरजेंसी है वो एंटायर कंट्री और ओनली ए पार्ट ऑफ इट, एंटायर कंट्री और ए पार्ट ऑफ इट। पार्ट ऑफ इट मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी इतनी सारी स्टेट्स हैं, किसी एक स्टेट में कोई आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, किसी एक स्टेट में किसी दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हो जाए,
या एक वॉर की सिचुएशन अराइज हो जाए, ऐसी स्थिति में हम एंटायर कंट्री में भी इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं और ओनली ए पार्ट ऑफ इट, किसी एक पार्ट में भी हम इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। ये जो प्रोविज़न था ये हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 की डेट से लागू किया हुआ है, उसको डाला हुआ है अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे स्टार मार्क में हम क्या कह रहे हैं, द प्रेजिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, 44th अमेंडमेंट 1978। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रख लेना चाहिए, नोट डाउन करके रख लेना चाहिए आपको। ये पॉइंट वो इसलिए रख लेना चाहिए क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो पहले क्या होता था, पहले कोई भी सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपनी जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन के आधार पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद क्या हुआ, जो 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हो जाता है कि जो रिटन रिकमेंडेशन है, रिटन रिकमेंडेशन मतलब कि लिखित में रिकमेंडेशन किनकी, फ्रॉम द कैबिनेट, और कहीं जगह इनको लिखा होता है हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें आपके होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले क्या सिचुएशन थी कि पहले कभी भी प्रेसिडेंट एक नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम उसकी घोषणा कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया कि रिकमेंडेशन जो है वो ज़रूरी होगी कैबिनेट की। अब इसके आगे हम चलेंगे, इसके आगे क्या है, जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब कि आपके जो एग्जीक्यूटिव हैं स्टेट के अंदर, उनके कोई भी एक्शन। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव एक्शन की। एग्जीक्यूटिव एक्शन कौन से होते हैं, जो आपके लेजिस्लेचर होते हैं वही आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जीक्यूटिव होते हैं। उनका जो भी एक्शन, वो एक एक्शन उसका मोल भाव होता है, एक उसको तराजू पे तोलने के लिए जो हमारे पास सबस्टेंस हैं वो है कोर्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू में देखते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ऑर्डर या कोई भी लॉ फ्रेम किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को हर्ट तो नहीं करता, उनके प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए और उस चीज़ को बैलेंस में रखने के लिए हमें जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। अब नेशनल इमरजेंसी के केस में जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, वो 38th अमेंडमेंट 1975 से आया था, मेड इट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब इसकी ये क्या बात कर रहा है 38th अमेंडमेंट की। 38th अमेंडमेंट में क्या हुआ, 38th अमेंडमेंट में जो हमारी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी 75 में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो नेशनल इमरजेंसी को है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखेंगे। बाहर रखने से उनका क्या बेनिफिट था कि वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी लगवाएं और लगाएं, उससे कोई क्वेश्चन कोर्ट में या पब्लिक डोमेन में ना कर सके। अब इस जुडिशियल रिव्यू ऑफ नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन को डिलीट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन से बाय 44th अमेंडमेंट 1978। अब ऊपर वाले जो हमारा एक अमेंडमेंट थी उसको अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से एक कैंसिलेशन दे दी गई, डिलीशन दे दी गई। तो इससे क्या हुआ कि जो नेशनल इमरजेंसी थी वो हमारे जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गई
अब क्या था कि नेशनल इमरजेंसी जब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाती है तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आपके नेशनल इमरजेंसी के लगाने के तरीके को, उसकी इंटेंशंस को देख और परख सकती है, और ये देख सकती है कि उस पर डिसीजन दे सकती है कि ये चीज़ ठीक लगाई है या गलत लगाई है। और आगे कह रहा है कि अगेन इन मिनेर्वा मिल्स केस में क्या हुआ कि फिर मिनेर्वा मिल केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना डिसीजन सुनाते हुए ये बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो इमरजेंसी का है वो होके रहेगा, और उन्होंने हेल्ड किया कि इमरजेंसी जो है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। चैलेंज की जा सकती है किन आधार पे? मालाफाइड होता है कि एक गलत इंटेंशन से लगाना, गलत इंटेंशन से कोई काम करना, उसको चीज़ को बोलते हैं हम मालाफाइड। और एक्स्ट्रानीशियस मतलब कि किसी भी इलॉजिकल और अब्सर्ड तरीके से, जिसका कोई रीज़न ना हो, कोई औचित्य ना हो, उस तरीके से लगाई गई इमरजेंसी को भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है इमरजेंसी का, उसमें हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, और इमरजेंसी के इफेक्ट के बाद प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।